आप सभी का नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सबका। जैसा कि आप लोग को पता है जेटेट का एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो मैक्सिमम चांस है कि सितंबर में हो जाए। सेंटर अलॉट करने के लिए चिट्ठी जारी किया जा चुका है, जो आपने देखा है। ठीक है, तो ज़्यादा लेट ना करते हुए जेटेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो पेडागोजी है। कोई भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो उसमें पेडागोजी जो है वो ज़्यादा रहता है। मैथ्स का जो पोर्शन है उसमें भी पेडागोजी रहता है। ठीक है, जैसा सीटेट का सिलेबस है तो बिल्कुल उसी तरह है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है सो 10 नंबर कंप्यूटर का जुड़ा हुआ है। तो आज के बाद हम लोग डेली क्या करेंगे, प्रतिदिन जेटेट के लिए पेपर 2 का है ना, पेपर 2 का, पेपर 1 का पेडागोजी तो सेम रहता है दोनों में, तो ये पेपर 1 पेपर 2 कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिदिन हम 50 क्वेश्चन आप लोग के सामने लेके आएंगे। आप लोग उसको टेस्ट दीजिए और अपने आप को एज्यूम कीजिए। ठीक है, तो बिना किसी लेट करते हुए चलिए आज हम लोग चलते हैं अपना टेस्ट की ओर। सो लेट्स स्टार्ट जेटेट का टेस्ट पेपर। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा ये है, यहाँ पर चैप्टर का नाम आप कहेंगे, चैप्टर का नाम यहाँ पर लिखा जा सकता है। चैप्टर का नाम सीडीपी का सबसे पहला चैप्टर है हमारा बाल विकास एवं अधिगम। बाल विकास मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट और लर्निंग। चाइल्ड डेवलपमेंट में से हम लोग जानेंगे कि जो बच्चों में विकास होती है वो 2 तरह की होती है, एक ग्रोथ है, एक डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है, वो बॉडी का ग्रोथ। डेवलपमेंट क्या है, संज्ञानात्मक ग्रोथ। इसके साथ में भावनात्मक ग्रोथ, जो इमोशन डेवलप होता है बच्चों में, किसी के प्रति प्रेम भाव, किसी के प्रति जो है नफ़रत वाला भाव है ना, ये सारा चीज़ क्या होता है, डेवलप होती है समय दर समय। तो ये सारा चीज़ के विषय में डिस्कशन करते हुए क्वेश्चन के साथ में आगे बढ़ेंगे। आप सभी का इसमें स्वागत है। जल्दी से अगला चला जाए, तो यहाँ पर कट करके अगला पीडीएफ में तुरंत चला जाए। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने। बाल विकास का अर्थ क्या है? बाल विकास का अर्थ क्या है? ठीक है, हमारा सबसे पहला यही है कि बाल विकास का अर्थ क्या है। ठीक है, बाल विकास का अर्थ क्या है, इसका आंसर आप लोग दें, जल्दी से दें। आप लोग को हम बता देते हैं, सावधानी से समझिएगा। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है केवल शारीरिक वृद्धि। शारीरिक वृद्धि है, ये विकास तो है, शारीरिक वृद्धि विकास है, लेकिन जो केवल लग गया ना वो गलत है भाई। केवल शारीरिक वृद्धि जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं कह सकते। बोया पेड़ बबूर का आम कहाँ से पाए। अगर सिर्फ शरीर में बड़ा होते जाएं, संज्ञान में, सोचने की क्षमता, तर्क शक्ति, इमोशन, ये सब कुछ उसके अंदर नहीं है, तो फिर वो डेवलपमेंट पूरा का पूरा नहीं कहा जा सकता। दूसरा ऑप्शन है केवल मानसिक विकास। केवल मानसिक विकास ठीक नहीं है। आप स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, स्पोर्ट्स डे क्यों मनाते हैं? ताकि उसका शारीरिक विकास भी हो सके। तो केवल मानसिक विकास जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट को जस्टिफाई नहीं कर सकता। अगला, बालक में होने वाले विभिन्न प्रकार के क्रमिक परिवर्तन। चलिए ठीक है, ये सही लग रहा है, क्योंकि विभिन्न प्रकार लिख दिया, इसका मतलब और भी जो तरह तरह का चेंज आएगा, परिवर्तन जो चेंज आएगा बच्चों में, वो इसका आंसर होगा। दूसरा, चौथा आपका ऑप्शन है केवल विद्यालयी शिक्षा। ये गलत है। विद्यालयी शिक्षा जो है, केवल जहाँ लग गया ना, सीडीपी का पहला याद रखिएगा आप, जहाँ केवल लग गया वो चीज़ आपको नहीं होगा। जो केवल लग जाए तो सोचिएगा कि वो आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या था? सिक्वेंशियल चेंज इन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड। क्रमिक परिवर्तन जो अलग अलग तरह के होते हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी से किया जाए। क्वेश्चन है अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? अधिगम का मतलब कितना लोग जानते हैं आप लोग? अधिगम का मतलब कितना लोग जानते हैं आप लोग? जल्दी से बोलेंगे। अधिगम का मतलब कितना लोग जानते हैं आप लोग? अधिगम जिसको हम लोग लर्निंग कहते हैं, क्या कहते हैं? लर्निंग। अधिगम का मतलब इंग्लिश मीनिंग हो गया ये लर्निंग, मतलब सीखना। मतलब क्या? सीखना। सीखना का अर्थ क्या है? हम लोग सीखते क्यों हैं? अर्थ मतलब वही, क्यों सीखते हैं भाई? तो हम लोग सीखते आखिर क्यों हैं भैया? तो थोड़ा सा बड़ा पेंसिल ले लेते हैं। क्या हम लोग सिर्फ जानकारी याद करने के लिए सीखते हैं? याद रखिएगा, जानकारी के लिए सीखते हैं, लेकिन केवल जानकारी के लिए सीखना हमारा लक्ष्य नहीं होता है। अधिगम में जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो केवल
जानकारी जानना उसका लक्ष्य नहीं होता है, उस जानकारी के पीछे का तर्क शक्ति, तर्क देना, कोई चीज़ सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है ना, ये सारा चीज़ होता है। सिर्फ जानकारी जानना हमारा ये नहीं है। अगला ऑप्शन हमारा है अनुभव एवं अभ्यास के लिए। अनुभव एवं अभ्यास से व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अनुभव। क्या कह रहे हैं? अनुभव मतलब एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस, है ना, ये दोनों से जब हम सीखते हैं तो सीखते सीखते हमारे बीच में क्या आता है, एक्सपीरियंस आ जाता है और हम उसको प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद क्या होता है कि हमारे शरीर में या हमारे संज्ञान में कुछ परिवर्तन होता है, चेंज आता है। उस चेंज को हम लोग जो है कह सकते हैं कि इसी के लिए हम लोग अधिगम करते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आपका सही होगा। इसके अलावा केवल उम्र बढ़ना अधिगम का चीज़ नहीं है। सिर्फ उम्र बढ़ने से अधिगम का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। उम्र बढ़ना तो सही चीज़ है, वो तो बढ़ता ही है, जन्म ले लिए तो उम्र बढ़ेगा ही, लेकिन इससे अधिगम का कोई मतलब नहीं निकलता है। केवल परीक्षा पास करना ये तो और आंसर खराब है। ये ऐसा आंसर कभी होगा ही नहीं सीडीपी में, याद रखिएगा। सीडीपी में केवल जहाँ लग गया वो आंसर आपको मारना ही नहीं है, केवल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इस सब चीज़ से बचेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग, अगला क्वेश्चन विकास और अधिगम के बीच संबंध क्या है। विकास, यही चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। चलिए भाई, डेवलपमेंट एंड लर्निंग। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है भाई? विकास, वो तो लिखा हुआ है सर हिंदी में। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? एक चीज़ बता देते हैं, डेवलपमेंट का जब भी बात होगा तो शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल, सोशल, ये सब क्या है? डेवलपमेंट है। ठीक है, क्या है? डेवलपमेंट। और अधिगम, अधिगम क्या है भाई? तो कोई भी चीज़ सीखना, है ना, कोई भी चीज़ सीखना। हम छोटे छोटे बात में इसका आंसर तक कैसे पहुँचते बताते हैं। जैसे एक मैकेनिक है, क्या है? एक मैकेनिक है। वो मैकेनिक के साथ में जो असिस्टेंट है, वो मैकेनिक क्या करता है? बार बार कहता है वो पन्ना लाओ, वो रेंच लेके आओ, वो प्लास लेके आओ, वो पेचकस लेके आओ, ये कहता है। इसके साथ क्या होता है, जब वो लेके आता है तो वो देख रहा होता है कि मेरा जो हेड है मैकेनिक, वो क्या चीज़ खोलता है, कैसे खोलता है ना। उम्र बढ़ने के साथ में ऊर्जा, एनर्जी सबके पास है, लेकिन ये नहीं जानते कि कैसे करना है। ठीक है, तब जब वो मैकेनिक देखता है ऐसे खोलते हुए तो उसके साथ वाला सीखता है, तो वहाँ पर क्या हो गया? अधिगम हो गया। अब अधिगम जो है कर लिया, सीख लिया, इसके बाद क्या हुआ? प्रैक्टिस हुआ, जब हम अपने से किए। जब अधिगम हो गया, प्रैक्टिस हो गया, उसके बाद क्या होगा? शरीर में विकास होगा। क्या होगा? विकास। क्या विकास होगा? कि उस चीज़ का जानकारी को हम जान गए और हमारा संज्ञानात्मक विकास हो गया उस खास चीज़ में। तो अधिगम जो है और विकास जो है वो दोनों रिलेटेड चीज़ है। अधिगम और विकास क्या है? दोनों रिलेटेड चीज़ है। तो यहाँ पर बोल रहा है कोई संबंध नहीं है, तो ये तो गलत बात है। केवल विकास अधिगम को प्रभावित करता है? नहीं नहीं नहीं, केवल वाला आंसर तो आपको मारना ही नहीं, पहली बात। दूसरा क्या है? विकास जो है अधिगम को प्रभावित करता है, लेकिन अधिगम भी विकास को प्रभावित करता है। दोनों एक दूसरे का डिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट है। केवल वाला आंसर यहाँ पर आपको फिर नहीं मारना है, हम यहीं पे समझा चुके हैं। दोनों जो एक दूसरे को अफेक्ट करता है, यहाँ देखो दोनों लिखा हुआ है, तो ये आंसर आपका सही होगा। ठीक है, सीडीपी में क्वेश्चन जो है, इसमें हम थोड़ा धीरे धीरे क्वेश्चन ला रहे हैं। बहुत ईजीएस्ट मोड में क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये टफ होते जाएगा। आप लोग बने रहें आगे। ठीक है, अगला है बच्चे के विकास की गति। बच्चे के विकास की गति जो है वो कैसा होता है? आपको क्वेश्चन पूछा है बच्चों के विकास की गति कैसा होता है। बच्चों के विकास की गति कैसा होता है? बच्चों के विकास का गति कैसा होता है? प्यारे दोस्तों, बच्चे जो है विकास जो करते हैं, तो रेट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट का जो रेट है वो क्या होता है? सभी बच्चों में एक समान होता है? नहीं भाई, अगर सभी बच्चों में एक समान होता तो सब बच्चा इंजीनियर बनता, सब बच्चा डॉक्टर बनता। ये तो ऑप्शन ही गलत है, हो ही नहीं सकता ऐसा। सब बच्चा में डेवलपमेंट अगर एक समान होगा तो सब बच्चा एक जैसा तेज होगा,
एक समान डेवलपमेंट नहीं होता है। सब पेरेंट्स जो है ये कंपैरिजन करते हैं, उसका बेटा इतना जान गया, उसका बेटा इतना जान गया। भाई साहब, कभी ये चीज़ तो आप सोचो कि सब बच्चा एक समान नहीं होता है, सबका डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता है। तो बोलो क्यों नहीं होता, तो ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पर, ठीक है, जिसमें से खान पान, उसका जन्म, उसका उम्र, उसका सराउंडिंग, ये सारा चीज़ जो है डिपेंड करता है। बच्चों में अलग अलग हो सकती है, हाँ बच्चों में अलग अलग हो सकती है, सब बच्चों में अलग अलग, कुछ बच्चा में कॉमन भी हो सकता है, ये संयोग का बात है, ये हम लोग नहीं कर सकते। अच्छा, हमेशा तेज होता है, ये भी गलत है भाई। विकास हमेशा तेज नहीं होगा, ठीक है ना, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जन्म से मृत्यु तक विकास होते रहता है, कभी तेज कभी स्लो होगा, लेकिन हमेशा तेज नहीं होगा, ठीक है। हमेशा धीमी, ये भी गलत है, हमेशा धीमी नहीं होता है, ये सब गलत है। ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बच्चों में अलग अलग हो सकती है। निम्न में विकास का क्षेत्र नहीं है, कौन सा विकास का क्षेत्र नहीं है, मतलब विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, वो कौन सा ऐसा चीज़ इसमें है, चारों में लिखा हुआ, जिसमें नहीं होता है। तो जब हम पेडागोजी पढ़ रहे हैं, तो शारीरिक परिवर्तन होता है, ज़रूर हम लोग सीखे हैं, वोम से टोम तक, है ना, जो है हम लोग शारीरिक परिवर्तन के बारे में सीखे हैं। दूसरा, भावनात्मक इमोशन जो हम लोग का चेंज होते ही रहता है भाई, इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में भी सीखे हैं। सामाजिक सोशल डेवलपमेंट के बारे में सोशलिज्म भी पढ़े हैं हम लोग। केवल आर्थिक, ये गलत है भाई, है ना, यही वाला आपका आंसर होगा, है ना, यही वाला आपका आंसर होगा। कौन नहीं है, यहाँ पर कोई पूछा था, ये सब तो है डेवलपमेंट का एक फैक्टर, लेकिन ये नहीं है। डेवलपमेंट को आर्थिक से क्या मतलब, बच्चा छोटा है उसको आर्थिक से क्या मतलब, उसको पैसा कमाने से क्या मतलब, उसका शरीर का डेवलपमेंट, दिमाग का डेवलपमेंट, इमोशन का डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, अपना जो सराउंडिंग उसमें अपने आप को कैसे वो तर्क कर पाता है, ये सारा डेवलपमेंट जो है इसका आंसर होगा। ये आर्थिक इसमें नहीं होगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला जल्दी से करेंगे हम लोग। बच्चे को अधिगम में सबसे अधिक प्रभावी बनाने में सहायक क्या है? बच्चे को अधिगम में सबसे अधिक प्रभावित बनाने में सहायक क्या है? बच्चे को अधिगम में सबसे अधिक प्रभावी मतलब लर्निंग में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव, देखो यहाँ बता रहे हैं लर्निंग में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बनाने में कौन सा कारक सबसे ज़्यादा सहायक है? भय, ये गलत बात है भाई। डर अगर दिखा दिए तो डर के आगे जीत है वो तो हम जान रहे हैं, लेकिन डर से बच्चा अधिगम में प्रभावी नहीं हो सकता है। दंड भी सही उपाय नहीं है, दंड भी सही उपाय नहीं है, ठीक है। इसके बाद केवल गृह कार्य, ये भी नहीं है। केवल गृह कार्य का मतलब समझते हैं, सिर्फ होमवर्क देना, सिर्फ होमवर्क हम दे रहे हैं बच्चा को, लिख के घर से करके आना, वो लिख रहा है घर से करके आ रहा है, जा रहा है, सीख कुछ नहीं रहा है। तो ये केवल होमवर्क देना डेवलपमेंट के लिए, देखो यहाँ बता रहे बच्चों को अधिगम लर्निंग के लिए इफेक्टिव नहीं है, सिर्फ होमवर्क देना नहीं है। तो क्या इफेक्टिव है? रुचि मतलब इंटरेस्ट, पढ़ने में उसका इंटरेस्ट क्या है, इसीलिए गतिविधि के माध्यम से पढ़ाते हैं, एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाते हैं, ये सब चीज़ है ना। इसके अलावा अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, पहला इंटरेस्ट, दूसरा उसमें मोटिवेशन डालना पढ़ाई के प्रति। ये दो चीज़ें है अधिगम को प्रभावी बनाता है, इफेक्टिव बनाता है। लर्निंग कराते हैं बच्चों को अगर आप, तो आप न उसको डराएं, न धमकाएं, न पनिशमेंट दें ज़्यादा, है ना। हल्का फुल्का कभी हो तो सॉफ्ट पनिशमेंट देना चाहिए, है ना। जैसे कि जो होमवर्क नहीं बना का है उसको 5 बार बनाओ यहीं पे मेरे सामने, तो वो सॉफ्ट पनिशमेंट हो गया। ये ऐसा पनिशमेंट हुआ जिसमें बच्चा सीखेगा, डरेगा नहीं। अच्छा, सिर्फ होमवर्क दे देने से काम चलेगा नहीं, तो क्या करना है, बच्चों में इंटरेस्ट जगाना है और फिर उसको मोटिवेट करके रखना है, तब जाके उसका लर्निंग जो है वो और इफेक्टिव होते जाएगा। पेरेंट्स को भी ये सब चीज़ समझना चाहिए, ये रियल नॉलेज है, जब आप टीचर बन जाएंगे तब भी ये काम आपको आएगा। नेक्स्ट है हमारा परिपक्वता, मैच्योर कहते हैं ना, हम बड़ा हो गए हैं। ये कब लगता है हमको? जब हम टीन एज से थोड़ा पहले होते हैं,
है ना। सब हम कुछ करना चाहते हैं, मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं अभी तुम छोटा है, हमको अपने आप में खुन्नस फील होता है कि हम तो बड़ा हो गए हैं, ये लोग कैसे बोल रहा है कि हम छोटा है ना। तो ये परिपक्वता जो है किससे संबंधित है, सवाल यहाँ है कि संबंधित किससे, मैचुरेशन जो है रिलेटेड किस चीज़ से है, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इसका सबसे आंसर देखो, इस ऑप्शन जो है ऑप्शन सिलेक्शन बहुत गड़बड़ हुआ है। सब में देखो एक तरीका आ गया है केवल, जो केवल वाला ऑप्शन है पेडागोजी वो आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। परिपक्वता जो है वो केवल वाला आंसर होगा ही नहीं। जब केवल वाला नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जैविक विकास, मैच्योर होना जैविक विकास का सिद्धांत है, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट का क्या है, रिलेटेड है मैच्योर होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने अनुभव से सीखता है, बच्चा अपने अनुभव से सीखता है, यह किसका उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है, बताओ भैया लोग, है ना, कमेंट भी करते जाना। बच्चे अपने अनुभव से सीखता है, बच्चे जो है अपना एक्सपीरियंस से सीखता है, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, अधिगम का, वंशानुक्रम का, मतलब हेरिडिटी का, मैचुरेशन या ग्रोथ का। तो सबसे बढ़िया बात बताते हैं भाई, जो एक्सपीरियंस आता है वो कैसे आता है, सोचो, जो एक्सपीरियंस आता है वो कैसे आता है, क्या वो वंशानुक्रम आता है, एक्सपीरियंस नहीं आता है। एक्सपीरियंस कैसे आता है, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कब होता है, जब आप अधिगम करते हैं। ग्रोथ ये भी नहीं, परिपक्वता भी नहीं, इसका अधिकतम चांस है कि इसका आंसर होना चाहिए अधिगम, है ना, यही इसका आंसर होगा। हमने आपको बताया था कि अधिगम, अगर लर्निंग आप करते हैं तो लर्निंग के बाद प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस के बाद आप में एक्सपीरियंस आ जाता है, और यही एक्सपीरियंस के कारण से आप बोल सकते हैं कि हमारे अंदर क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। समझे बात को, है ना। हम अभी मिस्त्री का एग्जांपल दिए थे, है ना, जो मैकेनिक का एग्जांपल दिए थे, पन्ना प्लास उलास लाने के लिए बोलता है, फिर वो लाता है, फिर वो देखता है करते हुए, देखने के बाद वो क्या होता है, सीखता है, लर्निंग हो गया। लर्निंग के बाद वो करके देखता है, मतलब क्या किया, वो प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करने के बाद क्या किया, वो एक्सपीरियंस हो गया उस चीज़ का, और जब एक्सपीरियंस हुआ तो हम कह सकते हैं कि यहाँ डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम चांस है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, अधिगम होना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट याद रखते जाना है। अब अधिगम को मजबूत करने की भूमिका किसकी है, सबसे ज़्यादा जरूरी भूमिका किसकी है, अधिगम को मजबूत करना है प्यारे दोस्तों, सबसे ज़्यादा भूमिका, इम्पोर्टेंट रोल किसका है, प्रैक्टिस का, डर का, देखो डर का तो हो ही नहीं सकता, भय, फियर, डर, दंड भी नहीं हो सकता, कंपटीशन हो सकता है, कंपटीशन गलत उत्तर नहीं है, लेकिन यहाँ याद रखना पेडागोजी में कि उत्तर वही सही होगा जो सबसे ज़्यादा चांस है सही होने का। प्रतियोगिता भी अधिगम करने में काम आता है। अगर हम दो बच्चों या अपने क्लास में क्विज करवाते हैं, क्विज जो है कंपटीशन का एक ये है, क्विज कराते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कराते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये एक कंपटीशन का भाव आ जाता है और इससे लर्निंग होता है, गलत ये नहीं है। लेकिन कहते हैं कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल करता है, इम्पोर्टेंट रोल जो है लर्निंग में, है ना, लर्निंग में इम्पोर्टेंट रोल अभ्यास का होना चाहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा लर्निंग होगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा लर्निंग होगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा लर्निंग होगा। इसका आंसर देखिए क्या है, इसका आंसर है अभ्यास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा विकास का सीधा प्रभाव पड़ता है किस चीज़ पर, शारीरिक, केवल वाला आंसर तो हटा ही देना है, सीधा बात, तो क्या बच गया, सीखने और विचार व्यक्त करने की क्षमता पर, समझे। भाषा का जो विकास होता है, भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, है ना, वो डायरेक्टली क्या करता है, हमको सीखने और अपना अभिव्यक्ति, अपना विचार को व्यक्त करने, है ना, अपना विचार को व्यक्त करने की क्षमता पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो याद रखें, लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो सीखने और विचार व्यक्त करने की क्षमता पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। अच्छा, ये केवल वाला तो होगा नहीं, सीधा बात आपको पता है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, फट से अगला क्वेश्चन में चला जाए। यदि बच्चा गणित की समस्या समझकर स्वयं हल करता है तो यह क्या दर्शाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये रियल पेडागोजी है जो आप अपने कक्षाओं में बच्चों के साथ
फील करेंगे, महसूस करेंगे कि बच्चा हमारा ऐसा कर रहा है, बच्चा हमारा ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों को ऐसे करना चाहिए। वो सारा चीज़ रियल पेडागोजी आपको यहाँ पर पता चल रहा है। तो यदि बच्चा गणित की समस्या को समझकर स्वयं हल करता है, अब बताओ जी, अगर कोई बच्चा गणित का प्रॉब्लम को समझ रहा है और अपने से हल कर ले रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, यही समझने की बात कर रहे हैं। रटने को नहीं भैया, अगर वो क्वेश्चन को समझ रहा है और अपने से हल कर रहा है तो उसको रटना नहीं कह सकते हैं। रटना, रोट लर्निंग अलग चीज़ है, ठीक है। इसके बाद है आपका शारीरिक विकास। गणित में शारीरिक विकास का क्या ज़रूरत है यार, सवाल देख रहे हैं तो ये खत्म। सामाजिक विकास को नहीं, केवल वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। क्या बच गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या हो गया यहाँ पर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। याद रखें, गणित अगर बच्चा को तेज करना है तो उसका दिमाग, कैलकुलेशन और तर्क शक्ति, रीजनिंग तेज होना चाहिए, ताकि वो कोई भी प्रश्न को समझे और उसको फिर प्रकट करे, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला उस पर हम लोग चलेंगे। इसका आंसर संज्ञानात्मक विकास होगा, ठीक है। बच्चा समूह में मिलकर कार्य करना सीखता है, यह किस विकास को संबंधित है। बहुत बढ़िया बात है। समूह में अगर कर रहा है तो समूह में क्या होगा, समाज बनता है भाई। मिल के कौन रहते हैं, समाज रहते हैं। सामाजिक विकास का सही आंसर, पहला ही ऑप्शन सही आंसर। याद रहे, जब भी समूह की बात करेगा, ग्रुप लर्निंग की बात करेगा, जब भी कहीं पर भी ग्रुप लर्निंग की बात हो रही होगी तो आप एक चीज़ इसमें आंसर जो है मार सकते हैं, जो कि है सोशल डेवलपमेंट। क्या है, सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अलावा इसका थ्योरी कौन दिए थे, कमेंट करना। सोशल डेवलपमेंट का थ्योरी कौन दिए थे वो कमेंट करके आप बताना, ठीक है। वो भी इसका आंसर होता है कभी कभी जब क्वेश्चन उस अंदाज में पूछे तब, ठीक है। जैविक विकास से समूह में मिलकर करने से क्या मतलब है। भाषाई विकास क्या होगा, भाषाई विकास तो होगा जब आप ग्रुप में मिलकर काम करेंगे तो डेवलपमेंट होगा लैंग्वेज का, कुछ न कुछ आदान प्रदान भाषा का होगा, कुछ वो बोलेगा कुछ वो बोलेगा और बच्चा सीखेगा। लेकिन यहाँ आंसर में नहीं देख रहे केवल भाषा विकास होगा, ये गलत है। शारीरिक विकास को क्या ज़रूरत है कि ग्रुप में आना, है ना। जब स्पोर्ट्स कर रहे हैं तब शारीरिक विकास का हम समझ सकते हैं, लेकिन जब ग्रुप में सीखना चाह रहे हैं कुछ, उसमें शारीरिक विकास का क्या मतलब। अगला है अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना, अपने इमोशन को कंट्रोल करना किस विकास का संकेत है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। अपना इमोशन को कंट्रोल करना, अगर हमें रोना चाहते हैं लेकिन नहीं रो रहे हैं, हमको किसी ने कुछ ने ऐसे बात बोल दिए हैं जो हमको सुन के गुस्सा आ रहा है लेकिन हम नहीं गुस्सा हो रहे हैं, तो ये जो इमोशन हमारा है, फीलिंग्स, उसको कंट्रोल कर ले रहे हैं। कौन सा डेवलपमेंट है ये बताओ। क्या ये भाषाई डेवलपमेंट है, नहीं। क्या ये फिजिकल डेवलपमेंट है, नहीं। जब हम फीलिंग को, इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं, सेंसरी डेवलपमेंट है, नहीं। इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं तो इमोशन का ही डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं ना। इस चीज़ को ध्यान से समझना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बालक के विकास सबसे उपयुक्त प्रभाव पड़ता है। चाइल्ड डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसके कारण से होता है। बच्चों दोस्तों बताइए, बालक का विकास अगर हो रहा है, किसी भी बच्चा का विकास अगर हो रहा है, अगर कोई चाइल्ड डेवलप कर रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव, उपयुक्त प्रभाव किस चीज़ का पड़ता है, किस चीज़ का पड़ता है। वंशानुक्रम का, हाँ भाई वंशानुक्रम, हेरिडिटी का प्रभाव होता है, लेकिन सिर्फ हेरिडिटी का प्रभाव से चाइल्ड का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझेंगे कि सिर्फ हेरिडिटी के प्रभाव से चाइल्ड का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। क्या केवल वातावरण का प्रभाव पड़ता है डेवलपमेंट में, लेकिन सिर्फ वातावरण के प्रभाव से डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसलिए ये भी ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। ओनली स्कूल में तो सिखाया जाता है, बच्चों को डेवलपमेंट कराया जाता है, लेकिन सिर्फ स्कूल के कारण से बच्चा डेवलप करेगा ये ज़रूरी नहीं है। आजकल के पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझना चाहिए
कि सिर्फ स्कूल जाना आना करने से बच्चा का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इस चीज़ को आप समझेंगे ध्यान से तब ना। चाहे तो केवल स्कूल आने जाने से बच्चों का डेवलपमेंट नहीं होता है। घर में भी माहौल बनाइए, है ना, और सोशल जो घर गली है, आसपास के लोग हैं, वो भी ठीक से रहें, बच्चों के अनुकूल रहें, तब जा कर के सोशल डेवलपमेंट होता है ना। यहाँ पर देखिए डेवलपमेंट का क्या क्या है। कुछ गुण तो हेरिडिटी से आता ही है, ठीक है। कुछ जो है सो स्कूल से भी आता है, सोशल से भी आता है, इन्वायरमेंट से भी आता है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, दोनों, ठीक है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों मिलकर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेगा लर्निंग के ऊपर, चाइल्ड के डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। तो आप हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ये दोनों को अच्छा रखें, ठीक है, तो बच्चा में डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। पूर्व अनुभव, बालक का पूर्व अनुभव, ये बहुत जरूरी। प्रायर एक्सपीरियंसेस, पहले जो एक्सपीरियंस करता है बच्चा, जो पहले से जानकारी है उसके पास, है ना, तो क्या अधिगम में सहायक हो सकते हैं? अधिगम में सहायक हो सकते हैं। पूर्व अनुभव जो है, प्रायर एक्सपीरियंसेस जो है, वो अधिगम में सहायक हो सकते हैं। हमेशा बाधा डालते हैं, कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, या केवल परीक्षा में उपयोगी है। केवल वाला क्वेश्चन का तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। एक से वो थोड़ा सा कुछ न कुछ काम आ जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप कि पहले का जो अनुभव है, आज के कक्षा में आने से पहले का जो जानकारी है वो क्या काम करेगा, तो क्या वो अधिगम में सहायक होगा? बिल्कुल सही होगा। प्रियर नॉलेज जो है, प्रायर नॉलेज, वो बहुत ज़रूरी होता है। अधिगम में बाधा डालेगा? बिल्कुल नहीं, कोई प्रभाव नहीं डालता, गलत बात। डालेगा प्रभाव, केवल परीक्षा में उपयोगी नहीं भाई, परीक्षा में उपयोगी तो है सारा प्रीवियस नॉलेज, जितना भी प्रायर नॉलेज है सब, लेकिन केवल परीक्षा में ये गलत बात है। हमने आपको आंसर मारने बताया पहले से कि केवल जहाँ आ गया पेडागोजी में वो उसका आंसर नहीं होगा। कहीं कहीं हो सकता है जहाँ क्वेश्चन पलट दे, ठीक है। तो तरीका से हमेशा जानकारी से आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अधिगम का उदाहरण है? अधिगम का उदाहरण कौन है? लर्निंग का एग्जाम्पल कौन सा है? उम्र बढ़ना लर्निंग का कोई एग्जाम्पल नहीं है। उम्र बढ़ना लर्निंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबका उम्र बढ़ता है। लंबाई बढ़ना से लर्निंग का कोई फर्क नहीं है। ऊंचा होना, उससे क्या लर्निंग फ़र्क पड़ जाएगा? दांत निकलना से लर्निंग का कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। लर्निंग से फ़र्क पड़ता है अभ्यास से साइकिल चलाना सीखना। हमने बोला लर्निंग के बाद प्रैक्टिस के बाद हम बोलेंगे कि यहाँ सीख गया है। लर्निंग होगा, उसके बाद प्रैक्टिस के बाद क्या? एक्सपीरियंस से ही क्या आएगा? डेवलपमेंट हो गया है, ठीक है। ये चीज़ को याद रखना है, उसके बाद आगे बढ़ते जाना है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो जल्दी करते हैं। 50 क्वेश्चन, अभी तक 16 तक पहुँचे हैं। जल्दी से करते हैं क्वेश्चन। बच्चे की सोचने की और समस्या हल करने की क्षमता किससे संबंधित है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, है ना, किससे रिलेटेड है? थिंकिंग मतलब सोचना और समस्या को सॉल्व कर लेना किस चीज़ से रिलेटेड है? संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, आर्थिक और ओनली इमोशनल। देखो इमोशनल तो होगा नहीं, सबसे पहली बात क्या है? सोचना और समझना, उसके बाद समस्या को सॉल्व करना इमोशनल डेवलपमेंट में नहीं आएगा। और केवल लगाए तो इसका आंसर ऐसे भी नहीं होगा। तो ये तो ख़त्म कर दीजिए। इसके बाद आ गया संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सोचने समझने की क्षमता को बोलते हैं, ये इसका आंसर होगा। शारीरिक विकास तो नहीं होगा, आर्थिक विकास भी नहीं होगा। मेन क्या होगा इसका? संज्ञानात्मक विकास होगा। इसका आंसर क्या होगा भाई? बच्चा सोचता है, समस्या हल करता है, तो सोचता कहाँ? दिमाग से। दिमाग मतलब क्या? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। समझे बात को? चलिए अगला हम लोग चलते हैं यहाँ पर। संज्ञानात्मक विकास का आंसर हुआ। बच्चे के सीखने की क्षमता पर किसका प्रभाव हो सकता है? विच कैन अफेक्ट अ चाइल्ड लर्निंग एबिलिटी। कौन है जो चाइल्ड लर्निंग एबिलिटी को अफेक्ट करता है? ठीक है, चाइल्ड के लर्निंग का एबिलिटी को कौन अफेक्ट करता है? ठीक है,
चाइल्ड लर्निंग एबिलिटी को कौन अफेक्ट करता है? सीखने की क्षमता जो है किसके कारण प्रभावित होते हैं, है ना? स्वास्थ्य के कारण, मोटिवेशन, वातावरण, ऑल ऑफ दिस। देखो यहाँ पर जो है आपको सोचना का तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए, ठीक है? शायद लाइट कट गया या इन्वर्टर लो हो गया, कुछ हुआ होगा, ये ऊपर वाला लाइट बंद हो गया है ना? तो इसका ब्राइटनेस और कम कर दे क्या? ब्राइटनेस और कम कर देना ठीक नहीं रहेगा, रहने दीजिए इतना। हम काला दिख रहे होंगे लेकिन ये ठीक दिख रहा होगा, ठीक है? तो हम स्क्रीन से बाहर ही हो जाते हैं। चाइल्ड का लर्निंग जो है वो किसके कारण होता है? तो देखो अगर कोई सीखता है बच्चा तो स्वस्थ रूप से भी अच्छा होना चाहिए, मोटिवेशन भी उसको होना चाहिए, इन्वायरमेंट भी अच्छा होना चाहिए, तब जा कर के वो सीखेगा। तो इसका आंसर जो होगा वो ये वाला होगा, उपरोक्त सभी। क्या होगा आंसर? उपरोक्त सभी। याद रखें, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। अगला, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। हाँ, डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इससे क्या केवल जन्म के समय होता है? गलत बात। जब कंटिन्यूअस बोल रहे हैं तो खाली जन्म के टाइम थोड़ी होगा, गलत बात है ये। विकास समय के साथ चलता है, बिल्कुल सही। विकास केवल विद्यालय में होता है? नहीं, विकास अचानक होता है, गलत बात। इसका जो आंसर होगा आपको बता देते हैं, इसका आंसर ये होगा। क्यों भाई? क्योंकि विकास जन्म से मरण तक सब होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा होता है। कोई न कोई विकास होता है। अगर शरीर वृद्धि नहीं हो रहा तो संज्ञान वृद्धि हो रहा है, संज्ञान वृद्धि नहीं हो रहा तो इमोशन वृद्धि हो रहा है, सोशलिज्म बढ़ रहा है ना? कुछ न कुछ तो होता है। तो याद रहे कि अगर विकास जो है जन्म के समय होगा, डेवलपमेंट प्रोसेस अगर जन्म के समय होगा, है ना, तो फिर वो कंटिन्यूअस कहाँ है? समझो बात को? तो जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है वो हमेशा होता है, ठीक है? विकास समय के साथ चलता है, बिल्कुल सही, चलते रहता है हमेशा। विकास केवल विद्यालय में नहीं भाई, विद्यालय में विकास होता है लेकिन केवल विद्यालय में विकास नहीं हो सकता। इस बात को आप बार बार समझिए। विकास अचानक से विकास कुछ नहीं होगा। अचानक से जो है मौत होता है। अगर शरीर में अचानक से कोई परिवर्तन आ जाए तो वह व्यक्ति मर जाएगा। अगर इन्वायरमेंट में अचानक चेंज आता है, देखते हैं कभी बादल आ जाता है अचानक से, कभी वर्षा होने लगती है, कभी ठंडा बढ़ जाता है, कभी गर्मी बढ़ जाता है, आम आदमी को बुखार आ जाता है, सर्दी बुखार खांसी जुकाम भी तब आने लग जाता है। तो सोच के देखो, अचानक अगर कोई परिवर्तन होगा तो व्यक्ति मरेगा नहीं तो जिंदा रहेगा, मर जाएगा वो, ठीक है? अचानक से कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। याद रखिएगा, डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। प्रत्येक बालक की विकास की गति अलग होने का अर्थ क्या है? सब बच्चा अलग अलग तरह से डेवलप करता है। एक कक्षा में 30 बच्चे हैं तो 30 का डेवलपमेंट का सोर्स अलग होगा, रेट अलग होगा, रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग होगा, गति अलग होगा। ये इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? अलग अलग तो होता है, इसका अर्थ क्या है? सभी बच्चे समान तरीके से सीखते नहीं भाई। समान तरीके से सीखते तो एक जैसा डेवलपमेंट होता, अलग थोड़ी होता। ये तो गलत ऑप्शन है। कमज़ोर बच्चों को दंड देना चाहिए, गलत बात। कमज़ोर बच्चा दंड दीजिएगा तो और कमज़ोर हो जाएगा वो। उसको दंड नहीं देना चाहिए, उसको ऑप्शन देना चाहिए, मौका देना चाहिए। तेज़ वाले बच्चों के साथ रखना चाहिए, उसको सोशलिज्म बना करके बढ़िया से एक ग्रुप बना करके, ग्रुप स्टडी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्रैक्टिकल अप्रोच, इस तरीके को यूज करना चाहिए। सभी को एक ही तरीके से पढ़ाना चाहिए, ये गलत तरीका है। जो बच्चा कमज़ोर है उसके लिए कुछ अप्रोच आप नया लगाइए। एक जैसा आप कैसे पढ़ा सकते हैं? ये रोट लर्निंग हो जाएगा। लेक्चर मेथड यूज़ नहीं करना रहता है, समय बदल रहा है, लेक्चर मेथड यूज़ कीजिएगा तो आजकल इंटरनेट इतना तेज़ है कि बच्चा आपसे काउंटर क्वेश्चन करेगा और आपको हरा देगा। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना चाहिए। सभी बच्चे एक समान तरीके से नहीं सीखेगा, व्यक्तिगत भिन्नता होती है, सब व्यक्ति में होता है। तो व्यक्तिगत जो भिन्नता है, प्रत्येक बालक का विकास अलग होने का अर्थ क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता। सब बच्चा का जन्म अलग जगह पे हुआ है, उसका सोशल अलग तरीका है, उसका जो ग्रुप है, उसका जो सोसाइटी है वो अलग है, उसके दोस्त खेलकूद अलग तरह से करते हैं, शहर वाले बच्चे अलग तरह से करते हैं। तो कंपैरिजन एक साथ नहीं बैठ सकता है, ठीक है? चलिए अगला हमारा होगा यहाँ पर, अगला इसका आंसर हो गया इंडिविजुअल डिफरेंस को एक्सेप्ट करना होगा। शिक्षक को बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को क्या करना चाहिए? नज़रअंदाज करना चाहिए, गलत बात। व्यक्तिगत भिन्नता, इससे पहले वही क्वेश्चन था, व्यक्तिगत भिन्नता को क्या करना चाहिए? तो व्यक्तिगत भिन्नता जो उसको नज़रअंदाज करने का चीज़ नहीं है,
बच्चा अलग अलग है तो वो नज़रअंदाज करके हम क्या करेंगे, गलत तरीका है ना। समाप्त कर देना चाहिए, नहीं समाप्त नहीं कर पाएंगे हम लोग, हमारे बस में नहीं है। दो बच्चों के बीच में जो कुछ कुछ कमियां हैं, किसी बच्चा में कमी है, किसी बच्चा में तेज है, कोई बच्चा जो है अलग तरह से तेज है, कोई बच्चा खेल में तेज है, कोई पढ़ाई में तेज है, कोई मैथ में तेज है, कोई साइंस में तेज है, तो हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते, है ना। कमियां ख़त्म नहीं किया जा सकता, भिन्नता ख़त्म नहीं किया जा सकता। भिन्नता को अडॉप्ट करो, उसको महसूस करो कि ये बच्चा ऐसा है, उसको हम इस तरीके से सिखाएं कि सीख जाएगा, कोई तरीका अपनाओ, ठीक है। दंडित करना चाहिए, गलत बात, दंड तो देना ही नहीं चाहिए, भिन्नता है ना, उसमें बच्चा का क्या गलती, और बच्चा को कभी दंड देना ही नहीं चाहिए। स्वीकार करना चाहिए, ये बिल्कुल सही आंसर होगा कि ये स्वीकार कर लेना चाहिए। चलिए बच्चों, अगला बाल केंद्रित शिक्षक। ये देखिए, ये जो हम अपना स्कूल में बार बार इसको यूज़ करते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इसमें टीचर का क्या काम होता है, यही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा। हम अपना स्कूल में इसी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं ताकि बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कम कर सके, आपस में मिल करके, आपस में जब ग्रुप डिस्कशन होगा, ग्रुप स्टडी होगा, जब एक्टिविटी बेस्ड होगा, प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाई होगा, जब स्मार्ट बोर्ड का यूज करके बच्चों को कुछ अलग चीज़ दिखाएंगे, जब ऑडियो और आ गया ये लाइट, ऑडियो और वीडियो हम लोग यूज करेंगे क्लास में ताकि आधुनिक तकनीकी का उपयोग कर करके बच्चों को पढ़ा सकें, तो ये तरीका क्या है, ये थोड़ा सा अच्छा होता है बच्चों के लिए, बच्चों के अनुसार पढ़ाई हो रहा है। तो बच्चों के लिए जब बच्चों के अनुसार पढ़ाई करेंगे, उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होगा, टीचर का क्या रोल होगा, केवल लेक्चर देना। अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं, लेक्चर मेथड इज नॉट गुड मेथड फॉर टीचिंग, वो लेक्चर मेथड सही चीज़ नहीं है। दूसरा, केवल अनुशासन अधिकारी की नहीं, अनुशासन तो बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में अनुशासन बहुत ज़रूरी है, लेकिन केवल अनुशासन जो है वो बरकरार रखने से चाइल्ड सेंटर एजुकेशन आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। केवल परीक्षक नहीं, एग्ज़ाम बार बार ले लेने से क्या हो जाएगा, मार्गदर्शक एवं सहायक टीचर जो होते हैं, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन अगर बात कर रहे हैं तो उस समय टीचर जो है मार्गदर्शक हैं, रास्ता दिखा रहे हैं और उस रास्ते में कठिनाई में सहायता कर रहे हैं। तो इसका आंसर आपका ये होगा। चलिए ज़्यादा टाइम न लेके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को क्या होना चाहिए, लर्निंग में जो है इफेक्ट डाले, लर्निंग को और अच्छा करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए भाई, देखो ध्यान से। क्या केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहना चाहिए, नहीं, केवल बुक का नॉलेज देकर क्या करोगे, ठीक है। बच्चों को पूर्व ज्ञान अनुभव को महत्व देना चाहिए, ये बिल्कुल सही आंसर है। बच्चों का जो पहले का नॉलेज है, पूर्व ज्ञान और अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, उसको आप वैल्यू दो। या बच्चा कुछ उठ करके बोले, अरे तुम बैठो बैठो, तुमको कुछ नहीं आता जाता, इस टाइप का चीज़ नहीं बोलना चाहिए। पूर्व ज्ञान को वैल्यू दो, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। केवल रटने वाला चीज़ जो है ना, रटने वाला चीज़ ये आप ख़त्म कर दीजिए। रूट लर्निंग जो है वो बहुत गलत तरीका है, बार बार रटाना सही चीज़ नहीं है ना। लेकिन हम अभी, मेरा स्कूल गांव में है, हम ये बहुत एक्सपीरियंस किए हैं पिछले 2 साल से कि पेरेंट्स इस चीज़ को ज़्यादा भाव दे रहे हैं। पेरेंट्स कहते हैं घर में याद नहीं करता, याद नहीं करता, याद नहीं करता। भाई याद मतलब क्या, अब उस समय शिक्षक को उसके अनुसार करना पड़ जाता है, उस समय ये सारा थ्योरी धरा का धरा रह जाता है। तो पेरेंट्स टीचर्स के अनुसार चलें। रूट लर्निंग इज़ नॉट गुड फॉर स्टूडेंट्स, है ना। लैंग्वेज पेपर जैसा रटवा रहे हैं वो तरीका सही नहीं है। टीचर को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना मेथड बदले। हम जानते हैं कि ये सिर्फ मेरा स्कूल का बात नहीं, पूरा दुनिया में जितना स्कूल है, बच्चों को याद करने लर्न करके होमवर्क दिया जाता है, ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। केवल रटने पर जोर देना चाहिए, हर गलती पर दंड देना चाहिए, ये भी गलत चीज़ नहीं। हर गलती पर सीख देना चाहिए, है ना, हर गलती पर सीख देना चाहिए। ऐसा अगर कभी भविष्य में हो तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसका आंसर ये होगा। आगे चलते हैं जल्दी से।
आगे कक्षा में बच्चे प्रश्न पूछते हैं शिक्षक को, है ना, तो उन्हें रोकना चाहिए, गलत बात। दंड देना चाहिए, नहीं। केवल किताब पढ़ने को कहा जाना चाहिए। 3 इडियट मूवी देखा है? किताब में यही डेफिनेशन लिखा है। 3 इडियट मूवी बोलते हैं किताब में यही डेफिनेशन लिखा है, तो आपको भी पास होना है तो यही लिखना पड़ेगा। ये चीज़ नहीं होना चाहिए ना। हाँ, अगर बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको रोकना चाहिए, नहीं। अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे, कोई बच्चा उठ के कुछ पूछ रहा है, कुछ बोल रहा है, तो उसको ऐसे नहीं बोलना कि अरे बैठ जा, तुमको कुछ नहीं आता जाता है। ये तरीका सही नहीं। उसको बोलने दीजिए, उसके बोलने के बाद आप अपना व्यक्तित्व जो आपका बात है वो रखिए और उसके डिस्कशन वाला माहौल बनाइए ना क्लास में। बच्चों को एक्टिव रखिए ना। बच्चा सोते क्यों है क्लास में, बोरिंग क्यों लगता है? क्योंकि आप खाली लेक्चर अपने साइड से दिए जा रहे हैं। तो टीचिंग का गलत मेथड है। दंड देना चाहिए, नहीं। केवल किताब पढ़ने को कहना चाहिए, ये भी नहीं। प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये बिल्कुल सही आंसर है। बच्चों में एक्टिवनेस लाना है। बच्चे 45 मिनट आपका क्लास एंजॉय करे, इसके लिए आपको क्लास का इन्वायरमेंट ऐसा बनाना है जिसमें वो क्या करे, आपसे जो है बिल्कुल नॉर्मल भाव में सारा क्वेश्चन कर सके और उसे तो ज्ञान की प्राप्ति हो, वो ज्ञान रटा रटाया ना हो, वो एक डिस्कशन के जैसा याद रहे। जैसे डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, उस टाइप का होना चाहिए। क्लासरूम का बिहेवियर जो है, क्लासरूम का माहौल टीचर पर डिपेंड करता है। सीखने में जो बच्चा असफल रह गया, बहुत सारा तरीका लगाए आपने। सीखने में असफल बच्चे के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? जो सीखने में असफल रह गया उसके प्रति टीचर का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? निराश होना चाहिए, दंडात्मक होना चाहिए, उपेक्षा पूर्ण होना चाहिए। A teacher attitude towards a child who struggle in learning should be। टीचर का क्या एटीट्यूड होना चाहिए? तो बच्चा देखो जो फेल हो गया, जो असफल हो गया है लर्निंग में, जो नहीं सीख पा रहा है, उसके बदले क्या निराश होना चाहिए टीचर को? नहीं होना चाहिए। निराश तो भाई हो ही जाते हैं, वो प्रैक्टिकली देखेंगे तो टीचर थोड़ा सा अपसेट होते हैं कि ये बच्चा सीख नहीं रहा, लेकिन तुम्हारा वो काम नहीं है टीचर्स। तुम्हारा काम है कि क्यों नहीं सीख रहा, इसका पता करना, ठीक है। दंडात्मक बिल्कुल नहीं, पनिशमेंट तो करने से कोई फायदा है नहीं, बच्चा सीख ही नहीं रहा उससे। उपेक्षापूर्ण, नेगलेक्ट करना बिल्कुल गलत बात है। सपोर्टिव बनिए और पॉजिटिव रहिए, ये बिल्कुल सही बात है। टीचर्स हमेशा बच्चों के प्रति सपोर्टिव और पॉजिटिव रहिए, ठीक है। अगर बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो उनके घर से बात कीजिए, बोलिए कि मेरा सारा थ्योरी फेल हो गया है, अब आप घर में क्या क्या करवाते हैं हमको एक रूटीन दीजिए, बच्चा कब कब क्या करता है हमको जानने दीजिए, उसका क्या दोस्त है, उसका कैसा इन्वायरमेंट में वो रहता है, क्या कौन सा गेम खेलता है, ये सारा जानकारी इकट्ठा कीजिए। उसके बाद उसको उसी अंदाज में आप कीजिए। बेस्ट टीचर बनना है तो बालक के विकास को समझने के लिए शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। बालक के विकास को समझने के लिए शिक्षक को क्या ध्यान देना चाहिए? केवल नंबर पर बिल्कुल गलत, केवल नंबर पर बिल्कुल गलत। बालक के विकास को समझने के लिए शिक्षक को क्या ध्यान देना चाहिए? नंबर पर ध्यान देना चाहिए। नंबर पर ध्यान तो ठीक है, लेकिन केवल नंबर ही सब चीज़ का आंसर नहीं हो सकता, केवल अनुशासन ही सब चीज़ का आंसर, केवल प्रेजेंट होना सब चीज़ नहीं है। बालक के समग्र विकास पर टीचर को ध्यान देना होगा। बालक के समग्र विकास पर टीचर को ध्यान देना होगा। बालक का समग्र विकास पर टीचर को ध्यान देना होगा। अधिगम की में अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है? अधिगम, लर्निंग में मोटिवेशन का क्या मीनिंग है? लर्निंग में अगर मोटिवेशन हम डाल रहे हैं तो क्या बच्चों को डरा रहे हैं? ये गलत बात है। क्या बच्चों को दंड दे रहे हैं? नहीं। सीखते टाइम अगर मोटिवेट कर रहे हैं तो बच्चों को हम दंड नहीं दे रहे हैं, ना डरा रहे हैं, ना उसकी हम परीक्षा ले रहे हैं, जबकि हम उसको इनकरेज कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि आप और अच्छे से सीखो, ठीक है। इस तरह से पेडागोजी को करना है, धीरे धीरे हार्ड आएगा, ठीक है। यदि शिक्षक बच्चों को गतिविधि द्वारा सिखाता है, ये मेरा स्कूल में होता है, हम इसको डंके की चोट पे बोलते हैं। मेरे क्लास, हम अपने स्कूल में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जो टीचर करवाते हैं उनके प्रति हमारा बहुत ज़्यादा संवेदना होती है कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है हमारा स्कूल में बहुत ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है लेट सीखता है लेकिन दुरुस्त सीखता है, ये चीज़ तो है ना। सीखता तो ज़रूर है लेकिन बहुत अच्छे से सीखता है, ऐसा सीखता है कि फिर कभी ना भूले, ठीक है। तो ये रोट लर्निंग जो हम बता रहे हैं वो गलत मेथड है, रोट लर्निंग गलत मेथड है। देखिए, जब एक्टिविटी मेथड हम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं,
उसमें दंड देने की तो बात ही नहीं है। एक्टिविटी जो है वो दंड देने की बात ही नहीं है। पैसिव लर्निंग नहीं है एक्टिविटी, जब एक्टिव लर्निंग का एक क्या है उदाहरण है। एक्टिविटी जो करते हैं हम लोग वो एक्टिव लर्निंग का एक उदाहरण है ना। ये गलत तरीका है भाई, यहाँ से जाओ, है ना। ओहो, बहुत बड़ा वाला स्मार्ट बोर्ड लिया गया, छोटा वाला होता तो यहाँ से वहाँ जाना ही नहीं पड़ता। चलो भाई, एक्टिविटी जो है वो एक्टिव लर्निंग का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, बच्चे की गलतियाँ शिक्षक के लिए क्या है? बच्चे की गलतियाँ शिक्षक के लिए क्या है? दंड देने का अवसर है। भाई कुछ कुछ टीचर्स के लिए तो होगा, है ना, लेकिन ये तरीका गलत है। जब आप पढ़ाते हैं तो बच्चों को दंड देने के लिए मत पढ़ाइए, पढ़ाने के लिए पढ़ाइए, है ना। इसके बाद बच्चे असफलता का प्रमाण है। अगर बच्चा गलत करता है तो क्या वो फेलियर का प्रमाण है? नहीं। बच्चा अगर गलत करता है इसका मतलब है कि वो सीखना चाह रहा है। आपको टीचर्स की तरह सोचना होगा, टीचर बनने वाले हैं भैया। बच्चा अगर गलत कर रहा है इसका मतलब वो सीखने का प्रयास किया और गलत किया क्योंकि उसको आगे नहीं पता था। आपको वहाँ सपोर्टिव और पॉजिटिव बन के उसका हेल्प करना है ताकि वो सीख जाए। सीखने की प्रक्रिया समझने का संकेत, सीखने की प्रक्रिया जो है वो समझने का संकेत है। बिल्कुल सही। हमेशा अनुशासन ही नहीं है, गलत बात है। अगर कोई बच्चा गलती करता है तो हमेशा वो इनडिसिप्लिन रहता है, ये बात बोलना भी गलत बात है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या उद्देश्य है? यहाँ से देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन का मोड बदल रहा है। यहाँ से क्वेश्चन का मोड बदल रहा है। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं। अगर इसका क्या उद्देश्य है, इसका एम क्या है ना। केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, ये गलत बात। केवल वाला आंसर तो होगा नहीं, हम पहले ही बता चुके हैं आपको। ठीक है। सभी बच्चों को साथ साथ सीखने का अवसर देना, कमज़ोर बच्चों को अलग करना। देखो एक और चीज़ बताते हैं, जब आप बच्चों को अलग कर देते हैं, ठीक है, हमको नहीं लगता है 30 से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं है और मोबाइल को फ्लाइट मोड में करके रखें, बहुत सारा फ़ोन भी आता होगा। ठीक है तो 30 ही रखेंगे, अगला दिन 20 क्वेश्चन करवा देंगे इसका। ठीक है। तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना नहीं, समावेशी इंक्लूसिव मतलब सबको एक नज़र से देखना। कमज़ोर बच्चों को अलग करना, ये देखो इसके बारे में बता रहे हैं। कमज़ोर बच्चा को जैसे आप अलग करेंगे उस बच्चा के अंदर ये भाव आ जाएगा कि हम उसके जैसा नहीं हैं। ठीक है। और जैसे उस बच्चा के अंदर ये भाव आ गया कि हम उसके जैसा नहीं हैं, हम कमज़ोर हैं, तो वो आपने उसकी मोटिवेशन को तोड़ दिया। आपने उसके मोटिवेशन, जो सीखने की उत्प्रेरणा, जो उसका ये था मोटिवेशन था, उसको आपने तोड़ दिया और वो अपने आप से अंदर अंदर खलेगा। अगले दिन आके वो सबसे पीछे बैठेगा, माथा झुकाए हुए रहेगा। तो ये तरीका सही नहीं है। सभी बच्चों को साथ में सीखने का अवसर देना, बिल्कुल सही। कोई कमज़ोर है फिर भी उसे उस लायक रखना है कि उसे अपने आप में गर्व की अनुभूति हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बच्चा करके सीखता है, प्रैक्टिकल लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, इसका किस विचार को सबसे अधिक दर्शाता है? बच्चा जो है हमारा करके सीख रहा है तो कौन सा विचार सबसे अधिक दर्शाता है? चाइल्ड लर्न बाय डूइंग मेनली रिफ्लेक्ट, मेनली किस चीज़ को बताता है? पैसिव लर्निंग, एक्सपीरियंस लर्निंग, ओनली वर्बल टीचिंग, रोट लर्निंग। देखो रटने का प्रोसेस तो ये नहीं है अगर करके सीख रहा है। अगर बच्चा को हमने प्रोजेक्ट बनाने दे दिया, जैसे हमने फर्स्ट एड बॉक्स पढ़ा रहे थे क्लास 3 में, तो हमने बच्चों को क्या किया, फर्स्ट एड बॉक्स घर से बना के आने बोल दिया। तो वो सबसे पहले जानकारी इकट्ठा किया, फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ रहता है और वो हमारा क्या क्या काम का है। तो ये बच्चा जब वो करता है, जब वो उस टाइप का बॉक्स बनाता है, उसके ऊपर लेबल करता है फर्स्ट एड बॉक्स, उसमें डिटॉल रखता है, उसमें कॉटन रखता है, तो ये सब चीज़ करके सीखने का चीज़ है ना। और जब करके सीखता है तो उसको रटने वाला काम नहीं कह सकते हैं। निष्क्रिय अधिगम तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। केवल मौखिक शिक्षण नहीं है वर्बल टीचिंग, क्या है वो? एक्सपीरियंसिंग लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। ठीक है। तो आप क्या करवा रहे हैं सो सोच के देखिए अपना जीवन में और उस अनुसार से आप आगे काम कीजिए, है ना। एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़रूरी होता है।
उस बच्चा को सिखाने का जो तरीका है ना, वो NEP बताता है बहुत अलग होना चाहिए। जो 10 साल पहले 20 साल पहले जो टीचर करते थे कि क्लासरूम में एक बेंच और चेयर लगा रहता था, आते थे डंडा लेकर ठोक ठोक के सबको डराते थे, वो तरीका ठीक नहीं है। अब बच्चों के बीच में जाइए, बच्चों का दोस्त बनिए, उसका प्रॉब्लम को समझिए, ये तरीका सही है। ठीक है, देखते हैं जितना दूर हो पाता है, मोबाइल चार्ज है नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि बच्चा पहले से सीखी जानकारी का उपयोग करके नई समस्या का हल करता है तो ये क्या है? ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि पहले से हम जो सिखाए थे उसके कारण एक नया प्रॉब्लम आया और आपने उसको सॉल्व कर दिया, तो ये पूर्व ज्ञान का उपयोग है। क्या है? यही आंसर इसका सही है। परिपक्वता, शारीरिक वृद्धि, शारीरिक वृद्धि तो नहीं होगा, केवल अनुकरण तो नहीं होगा। अनुकरण का मतलब जो था पहले उसी का कॉपी कर रहे हैं, कॉपी तो नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, इसके बाद परिपक्वता भी इसका नहीं होगा, पूर्व ज्ञान का उपयोग, क्योंकि ये प्रीवियस नॉलेज को उपयोग करके एक अलग तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, विकास में व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, है ना। डेवलपमेंट में इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या अर्थ है? डेवलपमेंट जो होता है व्यक्तिगत विकास, इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या मतलब है? मतलब हर व्यक्ति में, हर बच्चा में कुछ न कुछ डिफरेंस है। तो विकास जो है उसमें क्या करता है? सभी बच्चे एक जैसे हैं? नहीं भैया, एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग हैं। केवल बुद्धिमान बच्चे सीखते हैं? नहीं। केवल उम्र में अंतर होता है? नहीं। व्यक्तिगत भिन्नता मतलब पर्सनल इंडिविजुअल डिफरेंसेस के मतलब हो गया बच्चों की क्षमता और विकास की गति में अंतर होता है। बच्चों की क्षमता और विकास की गति में अंतर होता है, ये इसका आंसर है ना। ये सब चीज़ आपको जानना चाहिए, तब आप टीचिंग अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अधिगम में वातावरण की क्या भूमिका है? इन्वायरमेंट, बार बार बोल रहे हैं, बच्चा अगर स्कूल में पढ़ता है 6 घंटा, लेकिन 24 घंटा में 6 घंटा पढ़ता है, 6 घंटा सोता है 12, और बाकी 12 घंटा अगर वो खेलते रहता है, अगर वो इनडिसिप्लिन तरीके से खेलता है, तो स्कूल भेजने से कोई फ़ायदा नहीं है। पहले उसको ठीक करो। 12 घंटा का प्रॉब्लम 6 घंटा में सॉल्व नहीं हो सकता, है ना। तो इन्वायरमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सवाल हमको आपको बताना है यहाँ पर कि इन्वायरमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है। रोल ऑफ इन्वायरमेंट इन लर्निंग, सीखने में इन्वायरमेंट का क्या रोल है? नगण्य है, बिल्कुल गलत। नगण्य मतलब बिल्कुल नहीं है, रोल है। लर्निंग में इन्वायरमेंट का रोल है, बिल्कुल नहीं है, ये भी गलत बात। केवल परीक्षा के समय होती है, ये भी गलत बात। महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल सही बात है। रोल जो है लर्निंग में इन्वायरमेंट का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, एक बच्चा गलती करके सीखता है, यह किसका उदाहरण है? देखो, अगर बच्चा गलती कर ले रहा है ना, तो टीचर को यहाँ घबराना नहीं है। अगर बच्चा गलती कर ले रहा है और सीखता है तो ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चा गलती करके सीख रहा है। इसका मतलब वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, कुछ किया, गलती हो गया, फिर सीखा, कितना बढ़िया बात है। अनुभव द्वारा अधिगम, बताइए। अनुभव द्वारा गलती किया फिर सीखा, तो अनुभव द्वारा अधिगम होगा, परिपक्वता होगा, शारीरिक वृद्धि, वंशानुक्रम होगा। देखो, पहले गलती किया फिर सीखा, इससे शारीरिक वृद्धि का क्या लेना देना? मैचुरेशन नहीं कह सकते हैं तुरंत। हाँ, कभी गलती नहीं करता या शायद ही कभी गलती करता तो मैचुरेशन बायोलॉजिकल जान ही रहे हैं, डेवलपमेंट का एक ये है। हेरिडिटी भी नहीं होगा, तो क्या होगा? अनुभव द्वारा सीखा है, अपना अनुभव किया। पहले जब साइकिल चलाने सीखे थे, याद कीजिए, तो साइकिल को जाके पहले दीवार में ठोके थे, गलती किए थे, उसके बाद फिर साइकिल चलाने सीखे थे। तो क्या हुआ? ये अनुभव द्वारा सीखा गया। क्या हुआ? अनुभव के द्वारा सीखा गया। ठीक है, विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? केवल शारीरिक विकास होता है? बताइए, हम तो बताइए पहले ही, केवल वाला चीज़ को कभी भी नहीं करना है। विकास सभी में समान होता है, ये भी गलत बात। हम बोल रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, सब बच्चा एक जैसा। विकास अचानक होता है, ये हम पहले बता चुके हैं। अचानक अगर डेवलपमेंट होगा तो वो डेवलपमेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट नहीं अचानक होता ही नहीं। जन्म से लेकर मृत्यु तक
डेवलपमेंट लगातार होते रहता है। विकास बहुआयामी है, बिल्कुल सही, मल्टी डायमेंशनल, विकास के बहुत सारा अंग है, ठीक है, वो इसका आंसर होगा मल्टी डायमेंशनल। हम कैसे क्वेश्चन को करना है ये हम बता रहे हैं, कंसेप्ट आपको पहले से पता होगा, और नहीं भी पता होगा तो हम बीच बीच में बोलते जा रहे हैं। पेडागोजी का क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा अगर आप सारा वीडियोज़ को देखेंगे तो 2x के स्पीड में करके, डबल गुना स्पीड करके आप इसको कर लें तो कि आपको अच्छा रहेगा। अधिगम में प्रतिक्रिया, फीडबैक का क्या उद्देश्य है? हम आपको पढ़ाएं 1 घंटा, उसके बाद हम आपसे पूछेंगे कैसा लगा पढ़ा करके, अच्छा लगा कि नहीं लगा, क्या सीखे आप इससे, ये सब क्या है, फीडबैक लेते हैं बच्चों से। क्या लेते हैं? फीडबैक। तो इसका जो उद्देश्य है, फीडबैक हम क्यों लेते हैं? अंक देने के लिए, बच्चे को डराने के लिए, परीक्षा समाप्त करने के लिए, या सुधार के लिए जानकारी देना? तो देखो ये चीज़ तो नहीं होगा तीनों। अंक देने के लिए फीडबैक तो नहीं करते हैं, ठीक है। बच्चे को डराने के लिए पूछते हैं कि सीखा कि नहीं सीखा, ये भी गलत तरीका, अगर कोई यूज़ करते हैं गलत तरीका है। परीक्षा समाप्त करना नहीं, सुधार के लिए जानकारी देना, सुधार के लिए जानकारी देना जो है वो हमारा क्या है, फीडबैक का उद्देश्य है। फीडबैक हम अगर लेते हैं तो यही हमारा उद्देश्य है, ठीक है। बच्चों की रुचि के अनुसार शिक्षण करने से क्या होता है, चाइल्ड का इंटरेस्ट जो है उसके अनुसार से अगर हम टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं तो क्या करता है, विकास रुक जाता है, गलत बात। अनुशासन समाप्त हो जाता है, गलत बात। अधिगम रुक जाता है, गलत बात। अगर बच्चे की रुचि है, समझ रहे हैं, बच्चा का रुचि है, उसके बाद हम उसके अनुसार से पढ़ा रहे हैं तो वो अधिगम को और इफेक्टिव बनाएगा। बच्चे के अंदर ये लालसा था, ये रुचि था कि आज हम ये पढ़ेंगे और हमने उसी को पढ़ा दिया था, अधिगम क्या होगा और अच्छा होगा। इस सब चीज़ को जो है समझना है। अच्छा, रुचि अगर नहीं है तो क्या करते हैं टीचर? रुचि बनाना है, उसको ऐसा टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है, ऐसा एग्जाम्पल देना है कि बच्चे सोच के दिमाग में उसका तार्किक क्षमता चलने लगे, वाह आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज बहुत अच्छा चीज़ सीखने वाले हैं। इसके बाद अपने आप उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। तो समझिए बात को ध्यान से, यहाँ पर समझिए, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल क्या क्या है? बाल विकास को प्रभावित करते हैं वंशानुक्रम, बिल्कुल सही। चाइल्ड का डेवलपमेंट में वंशानुक्रम, हेरिडिटी का रोल है, हेरिडिटी का रोल है। वातावरण का भी रोल है, न्यूट्रिशन और हेल्थ का भी रोल है, खाना पीना पोषण जरूरी है भाई डेवलपमेंट के लिए। इसका मतलब उपरोक्त सही इसका आंसर होगा। ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अधिगम का संबंध है किससे भाई? अधिगम का संबंध किससे? केवल विद्यालय से। केवल वाला क्वेश्चन तो काट दीजिए, जो बच गया वही आपका आंसर होगा। जीवन में विभिन्न अनुभव से ही अधिगम का क्या है, संबंध है। अधिगम का संबंध है, ठीक है, जीवन के विभिन्न अनुभव से। विकास और अधिगम के बीच संबंध कैसा है? डेवलपमेंट और लर्निंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट है ना। डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है? विरोधी बात है, गलत बात। हम पहले बताए थे, जब लर्निंग होगा तब क्या होगा, प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस के बाद क्या होगा, एक्सपीरियंस आएगा, एक्सपीरियंस के बाद क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो लर्निंग और डेवलपमेंट में क्या है, विरोधी चीज़ है? नहीं। स्वतंत्र है? नहीं। स्वतंत्र कहाँ, दोनों तो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। अनरिलेटेड है, ये भी गलत बात। तो क्या होगा, रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है ना। इसमें पॉजिटिव जो बातें होती है ना, वही इसका आंसर होता है। पेडागोजी का ये एक भी ये है कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वही इसका आंसर होगा। जो नेगेटिव है, जो रोट लर्निंग है, वो रोट लर्निंग की तरफ इशारा करता है, वो वर्ड्स इसका आंसर होगा ही, ठीक है। पेडागोजी में ये सब चीज़ भी जानना बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? लर्निंग में सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका है? लर्निंग अगर करना चाहिए, शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ, पहले भी था, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल किसका है लर्निंग में? अनुभव का, केवल उम्र का। देखो भाई, केवल वाला काट दो आप, जो बच गया वही आपका आंसर होगा। अनुभव का रोल है, एक्सपीरियंस। हम बार बार बोल रहे हैं ना, जब भी लर्निंग होगा तो आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद क्या होगा, एक्सपीरियंस आएगा। एक्सपीरियंस के बाद क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो लर्निंग जो है वो एक्सपीरियंस देता है, ठीक है। उसका आंसर आपको समझ में आ गया, ठीक है।
अगला है बच्चे की सीखने की गति। सीखने की गति बताइए, सभी में समान होती है? गलत बात। केवल शिक्षक तय कर सकता है? नहीं भाई, सीखने का गति हम कैसे तय कर सकते? वो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर है, मेरा रोल नहीं उसमें। केवल उम्र तय करती है? नहीं, व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण अलग हो सकती है, यही तो हम बताना चाह रहे थे। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण सीखने की गति अलग हो सकती है। अगला, विकास का कौन सा पहलू विचार एवं तर्क से संबंधित है? विकास का कौन सा पहलू ऐसा है जो विचार करने के लिए बोलता है और तर्क करने के लिए? तो अगर विचार करते हैं तो इसमें इमोशन का कोई जगह नहीं, शारीरिक का कोई जगह नहीं। अगर विचार और तर्क होता है तो तर्क हमेशा सोच समझ के किया जा सकता है, और सोचना कॉग्निटिव संज्ञान का काम है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का काम है। समझे कि नहीं? तो आगे चलना है यहाँ पर हमको, इसका आंसर होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव। ठीक है। बच्चे के सीखने के पूर्व अनुभव का प्रभाव क्या है? देखो, पहले से एक्सपीरियंस अगर है कुछ, है ना, बच्चे के सीखने पर पूर्व अनुभव का प्रभाव क्या है? होता है, नहीं होता है, केवल खेल में होता है, केवल परीक्षा में होता है? तो पूर्व अनुभव का प्रभाव सीखने में होता है। केवल वाला काट दीजिए और नेगेटिव आंसर जितना काट दीजिए, जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है। अगला, अधिगम का परिणाम सामान्यतः कैसा होता है? होता है लिखा हुआ, लेकिन हम कैसा जोड़ रहे हैं? अधिगम मतलब सीख गए, तो सीख गए उसके बाद रिजल्ट कैसा आएगा? अगर हम कोई चीज़ सीख गए, हम पढ़ने सीख गए, हम कखारा सीख गए, हम मशीन चलाने सीख गए, नट बोल्ट कसने सीख गए, उसके बाद रिजल्ट क्या होगा? केवल शारीरिक वृद्धि होगा सीखने के बाद? नहीं होगा। केवल उम्र में वृद्धि होगा? नहीं हो। केवल वजन बढ़ेगा? नहीं। तो क्या होगा? व्यवहार, हमारा जो व्यवहार है, बिहेवियर, नॉलेज, स्किल, ये सब चीज़ में क्या होगा? चेंज आएगा। क्या होगा? चेंज आएगा। अधिगम का यही रिजल्ट है। ठीक है। रिजल्ट क्या है कि व्यवहार वगैरह में चेंज आएगा। ठीक है। 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 50 हमने सेलेक्ट किया था। प्रभावी शिक्षक को बच्चों के विकास के बारे में, है ना, एक प्रभावी शिक्षक, इफेक्टिव टीचर है जो बच्चों के विकास के बारे में क्या एक समान अपेक्षा रखनी चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नता को समझना चाहिए, केवल तेज बच्चों पर ध्यान। केवल वाला क्वेश्चन तो काट दीजिए आप, पहले ही ऑप्शन नहीं होगा ये। एक समान अपेक्षा नहीं रखना चाहिए, कभी नहीं। एक रोड पर चलने वाला गाड़ी, 2 चक्का, साइकिल, 4 चक्का, सबसे एक समान स्पीड का अपेक्षा रख सकते? नहीं। तो वही है, सब बच्चा अलग अलग तरह से डेवलप हुआ है। सबका संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास, सबका सोशल जो सोसाइटी, सबका अलग अलग है। तो भाई एक रोड पे चलने वाला जब अलग अलग गाड़ियों के हम नहीं कर सकते हैं, तो एक क्लास में बैठे हुए सब बच्चा से एक जैसा उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो ये गलत होगा, और व्यक्तिगत भिन्नता को समझना चाहिए, यही इसका आंसर होगा। चलिए लास्ट का 3 क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। बालक का सामाजिक विकास मुख्यतः किससे संबंधित है? सामाजिक विकास किससे संबंधित? वजन से नहीं, मेमोरी से नहीं, लंबाई से नहीं, बिहेवियर और अदर्स। देखिए, समाज में विकास कर रहे, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट जो है, दूसरों के साथ कैसे आपका व्यवहार है, इससे डेवलपमेंट होगा। ठीक है। अगला, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सीखने के लिए सकारात्मक वातावरण क्या है? सकारात्मक वातावरण क्या करता है? ठीक है। सीखने के लिए सकारात्मक वातावरण क्या करता है? अधिगम में सहायक होता है, अधिगम को रोकता है, कोई प्रभाव नहीं डालता, केवल शिक्षक के लिए। गलत। ये सही होगा कि सीखने के लिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो है वो बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। ठीक है। बहुत अच्छा प्रभाव डालता है, मतलब अधिगम में सहायक होता है। अगला लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, जेटेट की दृष्टि से सबसे उपयुक्त कथन क्या है? देखो, सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन है, जेटेट की दृष्टि से, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो जेटेट की दृष्टि से सबसे उपयुक्त कथन क्या है? ये थोड़ा सा आपके लिए क्वेश्चन है। बच्चे केवल शिक्षक से सीखते हैं, बच्चे केवल किताब से सीखते हैं, बच्चे केवल परीक्षा के लिए तैयारी से सीखते हैं,
बच्चे अनुभव, वातावरण, अभ्यास, सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, तो ये वाला उपयुक्त कथन होगा। जहाँ भी आपको अनुभव से सीखना दिखे, वातावरण से सीखना दिखे, अभ्यास से सीखना दिखे, सामाजिक अंतःक्रियाओं से सीखना दिखे, तो ये आप आंसर मारेंगे, क्योंकि सीखने का सबसे उपयुक्त यही तरीका सही है। ठीक है, बच्चे सीखते हैं कैसे? वातावरण से, अनुभव से, सामाजिक अंतःक्रियाओं से और अभ्यास करके सीखते हैं। लास्ट में याद दिला दें, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। जब भी लर्निंग होगा, लर्निंग के बाद प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस के बाद जो है एक्सपीरियंस गेन होगा, एक्सपीरियंस के बाद क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। तो लर्निंग और डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कोई भी चीज़ सीखेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सीखेंगे करेंगे तो एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस होगा तो डेवलपमेंट उस चीज़ का हो गया है। बाकी आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि ये लास्ट क्लास था, है ना। ये हमारा द एंड यहाँ पर हो गया है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ सीखने का ये दिया हुआ है बच्चा के बारे में सारांश, है ना। और बहुत अच्छा जेटेट एग्ज़ाम पेपर 2 के लिए अगला चैप्टर 50 MPU क्या हम लोग लेकर के आएंगे, है ना। और कोशिश रहेगा कि फिर से हमने ऐसा कुछ करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।